अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की सेटिंग में लेक्चर में पढ़ेंगे मैनेजिंग कल्चरल डाइवर्सिटी। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि कल्चरल डाइवर्सिटी जो है वो क्या होती है, उसके कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो कल्चरल डाइवर्सिटी के किन किन पॉइंट्स को लेके चलती हैं। कलेक्टिविज्म मैंने आपको बताया था, इंडिविजुअलिज्म बताया था, जेंडर के इश्यूज बताए थे, ठीक है, पावर डिस्टेंस का बताया था, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। तो अब हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि जो हमने कल्चरल डाइवर्सिटी इश्यूज पढ़े थे उनको हम मैनेज कैसे करेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास पॉइंट है हेल्प एम्प्लॉयज़ बिल्ड कल्चरल इंटेलिजेंस। ये कैसे हो सकता है, हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि हमारे पास कल्चरल इंटेलिजेंस होती क्या है। कल्चरल इंटेलिजेंस हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास एक पर्सन की एबिलिटी होती है to understand how a person's behavior is affected by a culture। ठीक है जी, यानी कि कोई भी बंदा एक किसी भी कल्चर में रहता है, आपको पता है हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम डिफरेंट जो हैं वो ग्रुप्स की फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, हर घर के अंदर, हर हाउस के अंदर एक फैमिली होती है। डिफरेंट फैमिलीज जो हैं वो मिलके एक बड़ी, एक लार्ज स्केल की फैमिली बना देते हैं। हर घर की एक फैमिली मिलके एक बड़ा ख़ानदान बनाती है। हर फैमिली जो है वो मिलके एक कल्चर बनाती है। एक टाइप का कल्चर जो है वो एक प्रोविंस बनाता है, एक डिफरेंट प्रोविंसेस बनते हैं तो एक ओवरऑल कल्चर बनता है। ठीक है, तो इससे हम क्या बात निकालते हैं कि हर पर्सन जो है वो किसी भी जब कल्चर में रहता है तो वो जिस कल्चर में वो रहता है, जिस सेटिंग में वो रहता है, वो चीज़ उसकी पर्सनैलिटी को बिल्डअप करती है। ठीक है, तो कल्चरल इंटेलिजेंस हमारे पास क्या होती है, जब एक पर्सन के पास ये एबिलिटी हो कि वो ये चीज़ अंडरस्टैंड कर सके कि जिस कल्चर में जो बंदा रहता है वो उसके बिहेवियर को कैसे ये चीज़ अफेक्ट करती है। ठीक है, यानी टू पर्सन्स जब एक दूसरे से बात कर रहे हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन में उनको हायर किया गया है, एक प्रोजेक्ट दिया गया है, तो टू पर्सन्स जो हैं वो जाहिर है वो डिफरेंट बैकग्राउंड से बिलोंग कर रहे होंगे। एक की फैमिली सेटिंग और होगी, दूसरे की फैमिली सेटिंग और होगी, हो सकता है उनका एथनिक बैकग्राउंड भी डिफरेंट हो, मतलब वो डिफरेंट रेशियल बैकग्राउंड से हों, दोनों की डिफरेंट कास्ट हों। तो जब वो दोनों पर्सन एक दूसरे की इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे कि दूसरा पर्सन जो है वो एक डिफरेंट कल्चर से बिलोंग कर रहा है और उस डिफरेंट कल्चर की बेस पे उसका जो बिहेवियर है वो डिफरेंट होगा और उसका जो डिफरेंट कल्चर है वो उसका बिहेवियर बनाएगा, तो इस चीज़ को हम कल्चरल इंटेलिजेंस कहते हैं। एक कल्चरल इंटेलिजेंट पर्सन जो है वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करता है, रिकग्नाइज करता है कि दूसरा पर्सन जो है वो मुझसे डिफरेंट है, डिफरेंट कल्चर से बिलोंग कर रहा है, तो इसलिए वो डिफरेंटली बिहेव करेगा। ठीक है, तो हम कैसे मैनेज कर सकते हैं कल्चरल डाइवर्सिटी को, इसमें पॉइंट हमारे पास क्या निकला कि हम ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो इस तरह से वर्क करें, ऑर्गेनाइजेशंस इस तरह से अपने मैनुअल्स बनाएं, इस तरह से एम्प्लॉयज़ की हायरिंग करें, इस तरह से चलाएं कि अपने एम्प्लॉयज़ को वो ये तरीका दें या एक टैक्टिक दें, एक चीज़ सिखाएं कि वो कल्चरल इंटेलिजेंस को बिल्डअप करें। यानी मैंने पहले आपको टू पर्सन्स की बात बताई कि टू पर्सन्स एक दूसरे के कल्चरल इंटेलिजेंस को समझें, कल्चरल डाइवर्सिटी को। तो जब एम्प्लॉयर्स जो हैं, ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, वो अपने सब ऑर्डिनेट्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को ये चीज़ सिखाएंगी तो वो क्या होगा कि वो उनको ये बताएंगी कि उनको कल्चरल इंटेलिजेंस जो है वो बिल्ड किस तरह से की जाती है। यानी आपने दूसरे पर्सन की इंडिविजुअल नीड्स को, उसके थॉट्स को कैसे रिकग्नाइज करना है, किस तरह से डील करना है, तो ये चीज़ जो है वो कल्चरल इंटेलिजेंस में काउंट होती है। ठीक है, तो आप अगर ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को इस तरह के मैनुअल्स दें या फिर उनकी ट्रेनिंग्स करें या फिर वर्कशॉप्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज करें जिनसे उनके एम्प्लॉयज़ को ये चीज़ पता चल सके कल्चरल इंटेलिजेंस की, तो क्या होगा कि जो कल्चरल डाइवर्सिटी होगी या जो कल्चरल डाइवर्सिटी के इश्यूज होंगे वो खुद ब खुद ट्रीट हो जाएंगे, अफेक्ट हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ठीक है, एम्प्लॉयज़ को जब ये बताया जाएगा मैनुअल्स में, अब मैनुअल्स क्या होते हैं, डिफरेंट ट्रेनिंग ऐसे गाइडलाइंस होती हैं जो कि नोट्स की फॉर्म में एम्प्लॉयज़ को दी जा सकती हैं। ठीक है, ये नोट्स उनको किसी मेल की फॉर्म में भी दिए जा सकते हैं, हैंड आउट्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं, या जब एम्प्लॉयज़ हायरिंग करें
तो वो उस टाइम अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस में भी ये चीज़ शामिल कर सकती हैं, ठीक है। ट्रेनिंग्स में क्या होता है कि जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन जो है एम्प्लॉय को हायर कर लेती है, तो जो वो ट्रेनिंग होती है एम्प्लॉयज़ की, उस ट्रेनिंग में भी उनको ये सिखाया जा सकता है। ट्रेनिंग का कोई एक स्पेसिफिक जो है वो पीरियड होता है, जैसा कि आपको पता है, ठीक है, 6 मंथ्स का या 4 मंथ्स का या जितने भी मंथ्स का। तो वो जो एक ट्रेनिंग पीरियड होता है उसमें या तो अलग से इस चीज़ की ट्रेनिंग की जा सकती है या उस ट्रेनिंग पीरियड में इस चीज़ को इंक्लूड किया जा सकता है, ठीक है। या फिर कुछ वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की जा सकती हैं, वर्कशॉप्स में ऐसे कोई इवेंट्स क्रिएट किए जा सकते हैं या उन इवेंट्स में भी एम्प्लॉयज़ को जो हैं वो मैनुअल्स दिए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास वेज हैं जिससे मेन फोकस हमारे पास क्या होता है इस पॉइंट से कि एम्प्लॉयज़ में कल्चरल इंटेलिजेंस जो है वो बिल्डअप हो जाए। जब कल्चरल इंटेलिजेंस बिल्डअप हो जाएगी तो कल्चरल डाइवर्सिटी जो है वो किसी तरह से किसी हद तक बहुत ज़्यादा ट्रीट हो जाएगी। एक चीज़ जो है इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है वो हमारे पास सर्वे भी हो सकता है। सर्वे कैसे हो सकता है कि सर्वे जो है वो जनरल पब्लिक पे भी हो सकता है या फिर एम्प्लॉयज़ जो ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो अपनी एम्प्लॉयज़ पे भी कर सकते हैं कि वो क्या सोचते हैं कल्चरल इंटेलिजेंस के बारे में या दूसरों की प्रेफरेंसेस के बारे में या थिंकिंग्स के बारे में, ठीक है। तो जब ये एक सर्वे हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि ये एक अच्छा एनवायरनमेंट, एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट बिल्डअप हो जाएगा। एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट बिल्डअप हो जाएगा तो डाइवर्सिटी को अच्छे से ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ वेज थे कल्चरल इंटेलिजेंस को बिल्डअप करने के। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे एथनोसेंट्रिज्म को ट्रीट करने का। अब मैं आपको बताती हूँ कि एथनोसेंट्रिज्म क्या होता है। एथनोसेंट्रिज्म बेसिकली ये बिलीफ होता है कि दूसरे जो कल्चर्स हैं वो हमारे कल्चर से डिफरेंट है और इस बेस पे क्या होता है, डिफरेंस की बेस पे एक ख़ास कल्चर के जो लोग हैं वो दूसरे कल्चर को क्या करते हैं, एक इन्फीरियोरिटी के तौर पे ट्रीट करते हैं। इन्फीरियोरिटी क्या होता है, आप सबको जैसे मैंने बताया अभी पहले भी और आप सबको पता है कि हम ह्यूमंस जो हैं वो डिफरेंट ग्रुप्स की फॉर्म में रहते हैं। तो हर इंसान जो है वो डिफरेंट कल्चर से और डिफरेंट फैमिली से बिलोंग करता है। तो एक टाइप के लोग जो हैं जब एक ख़ास एक स्टीरियोटाइप बना लेते हैं, एक फॉल्स बिलीफ बना लेते हैं अपने ग्रुप के बारे में भी और दूसरे ग्रुप के बारे में भी, तो ये चीज़ एक एथनोसेंट्रिज्म को जो है वो बढ़ देती है। वो कैसे, आप जैसे देखें हमारी लोकल एग्जांपल देख लें, एक होता है पंजाबी कल्चर और एक होता है हमारे पास सराइकी कल्चर, ठीक है। आप देखें कि पंजाबी कल्चर वाले जो लोग होते हैं वो सराइकी कल्चर वाले लोगों को अच्छा नहीं समझते, ठीक है, और जो सराइकी कल्चर वाले लोग होते हैं वो पंजाबी कल्चर वाले को अच्छा नहीं समझते। तो ये चीज़ जो है वो किसी तरह से किसी हद तक एथनोसेंट्रिज्म को जो है वो लीड करती है। किस तरह से कि पंजाबी कल्चर वाले जो हैं वो अपने इन ग्रुप पीपल को अच्छा ट्रीट करते हैं और आउट ग्रुप पीपल को बुरा ट्रीट करते हैं। इन ग्रुप पीपल पंजाबी कल्चर वालों के कौन से हो गए, खुद पंजाबी, ठीक है। इन ग्रुप क्या होता है, किसी ग्रुप के जो सिमिलर सेट ऑफ वैल्यूज़ वाले लोग होते हैं उनको इन ग्रुप की कैटेगरी में डाला जाता है। जैसे पंजाबी कल्चर के पीपल के लिए ये वाले इन ग्रुप हो जाएंगे और सराइकी जो हैं वो आउट ग्रुप हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह हम सराइकी कल्चर की बात करें तो सराइकी कल्चर के लिए जो सराइकी पीपल ही होंगे चाहे वो डिफरेंट फैमिली से बिलोंग करें वो उनके लिए इन ग्रुप हो जाएंगे और पंजाबी कल्चर जो है वो आउट ग्रुप हो जाएगा। अगर हम उर्दू स्पीकिंग कल्चर की बात करें तो उर्दू स्पीकिंग कल्चर के लिए ये दोनों चीज़ें जो हैं पंजाबी कल्चर और सराइकी कल्चर ये आउट ग्रुप हो जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारे पास कंसेप्ट होता है इन ग्रुप का और आउट ग्रुप का। तो हर ग्रुप जो है आपको पता है एक ही सोसाइटी में डिफरेंट कल्चर्स होते हैं, एक कल्चर में भी अंदर से कई तरह के सब कल्चर्स होते हैं। तो हर सब कल्चर जो है इस बिलीफ की बेस पे दूसरे कल्चर को डील करता है, उसको ट्रीट करता है कि ये तो जी सुपीरियर नहीं है और ये ठीक नहीं है, आई एम द सुपीरियर एंड दे आर द इन्फीरियर। यानी इन ग्रुप्स को जो है आप ट्रीट करें सुपीरियर और आउट ग्रुप को ट्रीट करें इन्फीरियर, ठीक हो गया। तो जब आप इस तरह से करते हैं तो ये चीज़ एथनोसेंट्रिज्म को डील करती है। तो कल्चरल डाइवर्सिटी को मैनेज करने का तरीका क्या है कि
ऑर्गेनाइजेशंस में इस चीज़ को डील किया जाए, ऑर्गेनाइजेशंस इसके कुछ हेल्प जो हैं वो मैनुअल्स निकालें या कोई भी अपना तरीका निकालें, या वो मीटिंग्स करें या अपनी स्पेशल हायरिंग्स करें जो उनके एम्प्लॉयज़ को ये चीज़ बताए कि आपने इन ग्रुप्स और आउट ग्रुप्स की फॉर्म में नहीं चलना, एथनोसेंट्रिज्म को अच्छे तरीके से डील करना है। इससे क्या होगा कि उनकी कल्चरल डाइवर्सिटी जो है वो अच्छी तरह से मैनेज हो जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, एक और मेथड हमारे पास आता है लिसन टू लोकल्स। लोकल हमारे पास क्या कंसेप्ट है कि किसी भी एरिया में, किसी भी एक स्पेसिफिक सेटिंग्स में जो लोकल, जो नेटिव रहने वाले लोग होते हैं, यानी जो जनरेशन टू जनरेशन वहीं रह रहे होते हैं, जो वहीं के रहने वाले होते हैं, जो कहीं से भी ट्रांसफ़र होके या किसी और कंट्री से, किसी और रीजन से होके नहीं आए होते, उनको हम कहते हैं लोकल। तो एक कल्चरल डाइवर्सिटी को ट्रीट करने का हमारे पास तरीका क्या है, थर्ड मेथड, कि हम लिसन टू लोकल्स जो है वो करें। हम ये किस तरह से कर सकते हैं कि वो लोग जो कि लोकल हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस में मे बी नहीं भी जो है वो वर्क कर रहे, तो हम क्या करें कि हम उनको लिसन करें, उनके पास जाके हम कोई सर्वेज भी कर सकते हैं। अब ये सर्वे टू है, ये डोर टू डोर भी हो सकता है, या ये ऑनलाइन सर्वे भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या होगा, वो सर्वे हमें बताएगा कि लोकल्स जो हैं वो इस चीज़ को कैसे रिलेट कर रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन उन सर्वेज की बेस पे जो है अपने पॉइंट्स बनाएंगी, अपने पॉइंट्स बना के अपने एम्प्लॉयज़ को बताएंगी, तो इस डाइवर्सिटी को जो है वो ट्रीट करेंगे, क्योंकि लोकल्स के आइडिया से बहुत ज़्यादा ये पता चल जाता है कि ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो किस तरह से वर्क कर रही हैं। एज यू ऑल नो दैट माइट इज राइट। जब आप लोकल्स का पॉइंट ऑफ व्यू सुनेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि अच्छा, यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी इसी माइंडसेट के साथ चल रही हैं। जब आप इस माइंडसेट को ट्रीट कर लेंगे, किसी भी और मेथड से आप इंटरव्यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आप इस चीज़ को ट्रीट कर लेंगे तो क्या होगा, डाइवर्सिटी मैनेज हो जाएगी। फोर्थ पॉइंट हमारे पास है कल्चरल चेंजेस को रिकॉग्नाइज करने का। ऑर्गेनाइजेशंस को जो है वो ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि कल्चर जो है वो चेंज करता है। ठीक है, ट्रेडिशंस जो हैं वो चेंज करती हैं। इवन एक ही कल्चर में भी जो ट्रेडिशंस होती हैं वो भी टाइम टू टाइम चेंज होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आज से 5 ईयर्स पहले या 10 ईयर्स पहले जो कल्चर था ऑर्गेनाइजेशंस का वो आज हो, या जो आज है वो 5 to 10 ईयर्स के बाद हो। ठीक है, वॉट इज़ राइट इन अ ईयर कैन बी रॉन्ग इन अनदर ईयर। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशंस को ये बात कंसिडर करनी चाहिए कि टाइम जो है वो चेंज होता है, सोसाइटीज़ चेंज होती हैं, यानी उनको चेंज का कंसेप्ट जो है वो एक्सेप्ट करना चाहिए कि दुनिया में जो चीज़ें हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो लोगों के बिहेवियर हैं, जो रिलेशनशिप्स हैं, वो चेंज के फॉर्मूले पे चल रही हैं। जब वो इस चीज़ को समझेंगे तो वो, क्योंकि डाइवर्सिटी भी चेंज ही होती है डिफरेंट बिहेवियर्स का और डिफरेंट एटीट्यूड्स का, डिफरेंट पीपल का, तो जब वो चेंज के कंसेप्ट को समझेंगे तो वो डाइवर्सिटी के कंसेप्ट को भी समझ सकेंगे इन द लॉन्ग रन। ठीक है जी, आगे हमारे पास पॉइंट आ जाता है, ये हमारे पास लास्ट पॉइंट है इस चीज़ का, उसके बाद हम एथिक्स पढ़ेंगे। ये हमारे पास क्या हो जाता है कि आप डिफरेंसेस की जो बेसिस है वो सिर्फ कल्चर पे ही ना रखें, यानी आप ये ना समझें नॉट ओनली द कल्चर इज द प्रॉब्लम। ठीक है, यानी आप इसमें से ये पॉइंट निकाल लें कि नॉट ओनली द कल्चर, यानी ऑर्गेनाइजेशंस में जो भी कोई इश्यूज होते हैं तो वो इस चीज़ को ही ना ब्लेम करने लग जाएं कि हर कोई जो है वो डिफरेंट जो है वो कल्चर से बिलोंग कर रहा है तो इसलिए इश्यूज आ रहे हैं। हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशंस के जो रूल हैं, जो उनका वर्क है, जो उनका स्केड्यूल है, जो उनका प्रॉपर एक वर्किंग एनवायरनमेंट है वो गलत हो सकता है कुछ एक्सट्रेनियस फैक्टर्स हों, कुछ वेदर कंडीशंस हों, कुछ और कोई उनकी डिमांड्स ऐसी हों अपने एम्प्लॉयज़ की तरफ से। ठीक है, तो डाइवर्सिटी को मैनेज करने का एक तरीका ये भी है कि डाइवर्सिटी को सबसे पहले एक अच्छी रिकग्निशन दी जाए, उसको पहचाना जाए, उसको ये समझा जाए कि डाइवर्सिटी है क्या, और हर चीज़ को जो है वो कल्चर पे ब्लेम ना किया जाए। ठीक है जी,
ये हमारे पास पॉइंट्स थे कल्चरल डाइवर्सिटी को मैनेज करने के। अब हम पढ़ेंगे एथिक्स के बारे में। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी के बारे में, और अब हमने पढ़ा कल्चरल डाइवर्सिटी के बारे में। तो एथिक्स में हम टोटल डाइवर्सिटी को डील करेंगे कि डाइवर्सिटी में जो है वो एथिक्स का क्या रोल होता है। ठीक है, एथिक्स को हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास कुछ मॉरल वैल्यूज होती हैं, ठीक है, कुछ हमारे पास कोड्स ऑफ कंडक्ट होते हैं जो कि मिलके हमारी एथिक्स को बनाते हैं। मॉरल वैल्यूज़ क्या होती हैं? मॉरल वैल्यूज़ आपके रिलीजन से बिलोंग कर सकती हैं, आपके लॉ से बिलोंग कर सकती हैं। आप जिस सोसाइटी में, जिस कंट्री में रहते हैं, जाहिर है वो कोई ना कोई किसी ना किसी लेजिस्लेशन को, किसी रूल को, किसी लॉ को फॉलो कर रहा होता है, तो उस लॉ के अगेंस्ट आप मॉरल वैल्यूज़ बना सकते हैं, या जो आपकी अपब्रिंगिंग का पार्ट हैं जो वैल्यूज़, आप उनके अगेंस्ट मॉरल वैल्यूज़ बना सकते हैं। इसी तरह आप उन वैल्यूज़ के अगेंस्ट जो बिहेव करते हैं, जो आपका बिहेवियर होता है, जो लोगों को दिखाई देता है, उस चीज़ को हम कहते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो मिलके हमारी एथिक्स बनाती हैं। ठीक है, तो कल्चरल डाइवर्सिटी और डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी में भी एथिक्स जो हैं वो इन्हीं दो चीज़ों को लेके चलते हैं। और वो क्या कहते हैं कि कल्चरल जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन कुछ उनके इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। ठीक है जी, और कुछ जो है वो इन दोनों का जो एक इनकी यूनिटी होती है उसकी बेस कर रहे होते हैं। कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया, इसमें वही बेसिक कंसेप्ट है जो आगे एक्सप्लेन हो रहा है। इंटरनल कंसेप्ट्स में क्या चीज़ें आ जाएंगी? एम्प्लॉयज़ का एटीट्यूड आ जाएगा, एम्प्लॉयर्स का एटीट्यूड आ जाएगा, हायरिंग का प्रोसीजर आ जाएगा, वर्क एनवायरनमेंट आ जाएगा। एक्सटर्नल फैक्टर्स में जैसे मैंने आपको बताया वेदर कंडीशंस आ जाएंगी, कोई उनकी वर्किंग कंडीशंस आ जाएंगी, या किसी एम्प्लॉय का अगर कोई डोमेस्टिक प्रॉब्लम है, ठीक है, या कोई एम्प्लॉय जो है वो एक्सपैट्रिएट है। जैसे मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि एक्सपैट्रिएट क्या होता है, कि वो किसी दूसरे कंट्री में जाके काम करता है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर आ जाएगी। इंटरनल फैक्टर हर वो फैक्टर होगा जो कि ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग के अंदर होगा, एक्सटर्नल फैक्टर हर वो फैक्टर होगा जो ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग के बाहर होगा। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को बिल्डअप करती हैं। ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को अगर हमने अच्छा बनाना है तो हमें इन दोनों चीज़ों को मेंटेन करना चाहिए, इनको देखना चाहिए। एक चीज़ इसमें हमारे पास ये भी आती है कि ऑर्गेनाइजेशंस पे क्या होता है? पीयर प्रेशर होता है जो कि एथिक्स में रोल प्ले करता है। पीयर प्रेशर कैसे होता है? ऑर्गेनाइजेशंस में अपर अथॉरिटीज़ पे भी होता है, लोअर अथॉरिटीज़ पे भी होता है। ठीक है, अगर कोई ऐसा जो है वो पर्सन है जो कि एथिकल है बहुत ज़्यादा, ठीक है, बिल्कुल एक स्ट्रीम लाइन पे, एक मेन चीज़ पे चलने वाला, उसकी ऐसे बिल्डअप की गई है, उसको ऐसे ग्रोइंग अप एनवायरनमेंट दिया गया है कि वो बहुत एथिकल है, लेकिन जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो जाता है वो पर्सन, उसके जो कोलीग्स हैं, अगर वो हायर पोजीशन पे रहता है तो भी उस पर एक पीयर प्रेशर होगा कि जिस तरह से मेरे कोलीग्स बिहेव कर रहे हैं मुझे भी वैसे ही बिहेव करना है। अगर मैं ज़्यादा एथिकल हूँ, मेरे कोलीग्स जो हैं वो थोड़े कम एथिकल हैं, तो मुझे अपनी एथिक्स की वैल्यूज़ में से थोड़ा अनएथिकली बिहेव करना पड़ेगा उनके साथ, उनकी डिमांड्स को मीटअप करने के लिए। ठीक है जी, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक बंदा देखेगा कि मैं थोड़ा सा लेस एथिकल हूँ, लेकिन जिन लोगों के साथ मैं रह रहा हूँ, जो मेरी अथॉरिटीज़ हैं या जो मेरे कोलीग्स हैं, वो बहुत अच्छे एथिक्स को फॉलो करते हैं, उनके नज़दीक एथिक्स जो है वही टोटल एक बिल्डअप है इस चीज़ का कि क्या वर्क एनवायरनमेंट होता है, किस तरह से वर्क किया जाता है, तो वो क्या करेगा? अपने स्टैंडर्ड्स को थोड़ा सा हाई कर लेगा एथिकल होने के लिए। तो बीइंग एथिकल जो है वो पीयर प्रेशर से भी रिलेट करता है। आपके पास जो एक प्रेशर होता है आपके इर्द गिर्द की तरफ से, आपके पीयर्स की तरफ से, आप उसके अकॉर्डिंगली भी अपने जो एथिक्स होते हैं उनको मैनेज कर लेते हैं। ऑल्दो आपके एथिक का बिलीव वही रहता है, लेकिन चूंकि आपने उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव करना होता है, इसलिए आप उस प्रेशर को होल्ड अप करने के लिए उस एनवायरनमेंट में उस तरह से बिहेव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी ऑर्गेनाइजेशन के वर्क पे डिपेंड करती है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस कैसे देख रही हैं इस चीज़ को, एम्प्लॉयज़ कैसे देख रहे हैं इस चीज़ को।
ठीक हो गया। एक जो है इसमें एज भी रोल प्ले करती है और जेंडर भी रोल प्ले करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि पीयर प्रेशर जो है वो एक फैक्टर होता है, एज भी एक फैक्टर होता है। जो है थोड़े से ओल्ड एज के पीपल होते हैं, अबव 40 यू कैन से, और लाइक अराउंड 50, ठीक है, वो थोड़े से ज़्यादा, आपको पता, थोड़े से स्टबर्न होते हैं, उनके सेट ऑफ वैल्यूज़ जो हैं वो ज़रा ज़्यादा अनबाइस्ड किस्म के होते हैं, ठीक है। तो वो दूसरे को भी उसी लेवल ऑफ जजमेंट पे जाके देखते हैं, तो वो कहते हैं कि हम अगर एथिकल हैं तो दूसरे को भी ज़्यादा एथिकल होना चाहिए। जबकि एक 20 to 30 एज ग्रुप वाला जो पर्सन होता है, वो वाली जो हायरिंग्स होती हैं, वो वाले जो पीपल होते हैं, वो पीयर प्रेशर को जो है वो अच्छे से हैंडल कर लेते हैं, ठीक है, और वो इतने ज़्यादा इस चीज़ को नहीं हाईलाइट करते। इसी तरह जेंडर भी होता है। जेंडर में मेल जो हैं वो एथिकल बिहेवियर को और तरह से कंसीडर करते हैं, फीमेल्स जो हैं वो एथिकल बिहेवियर को थोड़ा और तरह से कंसीडर करती हैं। मेल्स जो हैं वो क्या कहते हैं, वो असर्टिव होते हैं और वो ज़रा अच्छी पोजीशन पे वर्क करना पसंद करते हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो इस चीज़ को, पीयर प्रेशर को इतना ज़्यादा होल्ड नहीं करते, या वो इस चीज़ को समटाइम्स केयर नहीं करते, इस चीज़ को वैल्यू नहीं देते कि मैं एथिकल हूँ, मेरा कलीग अनएथिकल है, या मैं अनएथिकल हूँ, मेरा कलीग अनएथिकल है। जबकि फीमेल्स जो हैं वो इस बॉन्डिंग को बहुत ज़्यादा सिंक्रोनाइज करने की कोशिश करती हैं, मतलब हारमनी में चलने की कोशिश करती हैं कि जो हमारा एनवायरनमेंट है हम उसके मुताबिक एडजस्ट हो जाएं, ताकि हमारा एनवायरनमेंट हमारे लिए नर्चरिंग हो जाए। जबकि मेल जो हैं वो चैलेंजिंग बिहेवियर पे बिलीव करते हैं, तो इसलिए भी वो इस फिनोमिना को नहीं देखते, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशंस जब क्रॉस कल्चरल सेटिंग्स में काम करती हैं तो उनको इन सारी चीज़ों को जो है वो देखना पड़ता है, जो कि मैंने आपको बताया, ठीक है। तो हम जब अगर एक कंक्लूजन निकालें अपनी इस मैनेजमेंट का और एथिक्स का, तो हम ये कह सकते हैं कि डाइवर्सिटी जो है हमारे पास एक बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स किस्म का फिनोमिना है, और हम ये नहीं देख सकते, और हम ये एक जुमले में, एक सेंटेंस में जो है वो ये नहीं बता सकते कि इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है, किस तरह किया जा सकता है। कल्चर टू कल्चर ये चीज़ वेरी करती है। अगर आप इस चीज़ को समझ लेंगे कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन किस कल्चर में वर्क कर रही है, किस तरह से चल रही है, तो ही आप इन सारों को देख सकेंगे, ठीक है जी। ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट टाइम हम और टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।